जैसे कि पता है हम लोग जो इसरो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह जो है 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने जो है 4 वीडियो का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है जो पहले हो चुका है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन चारों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर इसरो के प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं, जैसे कि आपका आने वाले जो एग्जाम है इसरो का, आपको पता होगा कि 90 से 95% जो है प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है उसका आप जो प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, ताकि जो है आने वाले एग्जाम में जो है आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे ना चूकें। तो इसी वीडियो को जो है आज कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी जो है इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह जो है तकनीशियन वी फीटर का क्वेश्चन पेपर है और एग्जाम डेट की बात करें तो यह 25/9/2016 का क्वेश्चन पेपर है। और टोटल जो है मैक्सिमम अगर मार्क्स की बात करें तो 320 जो है मैक्सिमम मार्क्स रखा गया था और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन था वो कितना था, 80 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह इंजीनियर के स्टील रूल की पाठान यथार्था डैश है, यानी द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंजीनियर स्टील रूल, यानी जो है इंजीनियर स्टील रूल की जो एक्यूरेसी होता है वह कितना होता है, क्या वह 1 mm होता है या फिर 0.1 mm होता है, या सी में मिल जाता है 0.5 mm, डी में मिल जाता है 0.01 mm। तो क्या होता है, तो देखिए इंजीनियर स्टील रूल यानी जो है इंजीनियर स्टील रूल की जो एक्यूरेसी होता है वह 0.5 mm होता है। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिस्ट काउंट ऑफ ए कॉमन वर्नियर कैलिपर, यानी जो है साधारण वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वह 0.02 mm होता है। ऑप्शन बी में मिल जाता है 0.02 mm। अगला प्रश्न है चूज ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्ज डायमीटर, यानी जो है लार्ज डायमीटर के लिए हम कौन सा ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। क्या वहाँ सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, पिलर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, कॉलम ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, या फिर डी में मिल जाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए बड़े व्यास के बहुत छिद्र प्रवेधन के लिए जो ड्रिलिंग मशीन का हम चूज करते हैं, यानी हमें अगर कोई लार्ज डायमीटर का होल बनाना है तो उसके लिए जो हम ड्रिल का उपयोग करेंगे वह रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन डी में मिल जाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जो कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लो अयस्क के प्रगलन में डॉट की प्राप्ति होती है, यानी डैश की प्राप्ति होती है। तो आपको बताना है कि लो अयस्क के प्रगलन में किसकी प्राप्ति होती है, बाय स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट। जैसे कि पता है हम लोग जो लोग इसको खानों से प्राप्त करते हैं तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। उन्हें शुद्ध करने के लिए जो हम लोग स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं, तो स्मेल्टिंग का प्रोसेस करके जो है हम लोग पिग आयरन को तैयार करते हैं। वहाँ से जो है स्मेल्टिंग के प्रक्रिया के द्वारा पिग आयरन को तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है पिग आयरन, जो कि बी सही होगा। अगला प्रश्न है मृदुलता प्राप्त करने की मशीनिंग योग्यता में उन्नतता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु अपॉन की परिष्करण करने के लिए उपयुक्त इस्पात का ऊष्माउपचार को कहते हैं। यानी इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में कहा गया कि द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड द रिलीव द ग्रेन साइज। यानी कहा जा रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि हमको मशीनिंग योग्यता बढ़ाना है, यानी जो है सॉफ्टनेस भी इम्प्रूव करना है, मशीन मशीनेबिलिटी को भी इंक्रीज करना और डक्टिलिटी को भी इंक्रीज करना, और जो है रिलीव इंटरनल स्ट्रेस यानी जो आंतरिक तनाव को भी दूर करना है, और साथ में जो है ग्रेन साइज को भी रिफाइन करना है। यानी इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह कौन सा प्रक्रिया करते हैं, क्या एनलिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, नाइट्रेटिंग करते हैं, या फिर हार्डनिंग करते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह एनेलिंग कहलाता है। ऑप्शन ए में मिल जाता है एनेलिंग, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है द साइज ऑफ एन इंजीनियर वॉइस
इंजीनियर वाइज इज स्पेसिफाइड बाय द, यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक इंजीनियर वाइज को जो स्पेसिफाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, यानी जो किसके द्वारा जो है विनिर्दिष्ट करते हैं। क्या वह डायमीटर ऑफ द हैंडल जो है हत्थे के व्यास से, या फिर बी मिल जाता है विथ ऑफ द जॉ हनु जॉ की चौड़ाई से, सी में गैप बिटवीन जॉ यानी जो है जॉ के बीच का अंतराल से, या फिर डी में मिल जाता है लेंथ ऑफ द स्पिंडल, क्या स्पिंडल की लंबाई से। ये देखिए, जब इंजीनियर वाइज का जो विवरण हम लोग देते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, तो उसके लिए जो है विड्थ ऑफ द जॉ यानी जो है जबड़े की चौड़ाई से बताते हैं, यानी हनु जॉ की चौड़ाई से। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रैबर से निर्मित है, यानी स्क्रैबर आर मेड ऑफ, जो स्क्रैबर बना होता है वो किसका बना होता है? क्या कास्ट आयरन का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या फिर जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है? तो देखिए, स्क्रैबर जो बना होता है वो हमारा बना होता है किसका? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और स्क्रैबर का जो पॉइंट एंगल की बात करें, इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 डिग्री से जो होता है, कितना होता है? 12 डिग्री से जो है 15 डिग्री होता है स्क्रैबर का पॉइंट एंगल। और स्क्राइबिंग करते समय इसके जो है पॉइंट एंगल को कितने डिग्री झुका कर जो है स्क्राइब किया जाता है। तो जो इसको भी याद रखेंगे, या जो है 30 से 35 डिग्री, यानी 30 डिग्री से जो है 35 डिग्री के बीच में जो है स्क्राइबर का जो है झुकाव कोण रखते हैं, इसके द्वारा मार्किंग करते हैं कितने कितने डिग्री पे झुका के जो है मार्किंग किया जाता है। तो ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरफेस गेज इज, यानी सरफेस गेज जो है क्या है? आपको बताना सरफेस क्या मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है, या फिर क्लैंपिंग टूल है? तो सरफेस गेज जो है हमारा मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व जो है कितना होता है, यानी स्पेसिफाई ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो मृदु इस्पात का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो कितना होता है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और यही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो होता है वह होता है 2.7। तो देखिए, यहाँ जो है आप हल्का सा आप लोग वशिष्ठ घनत्व को जो है क्लियर कर लीजिए। देखिए, काफ़ी इसरो के एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, तो इसीलिए जो है मैंने इस फिगर को आपको दिखा रहा। तो ये फिगर आप देख लीजिए। एल्युमिनियम का जो होता है वह कितना होता है? वह 2.7 होता है। एल्युमिनियम का जो होता है वह 2.7 होता है। और फिर कॉपर की बात करें तो कॉपर का 8.94 होता है। और गोल्ड का जो है डेंसिटी होता है वह जो है 19.3 होता है। और वही फिर आयरन की बात करें, आयरन का जो होता है वह 7.86 होता है, जो कि माइल्ड स्टील के बारे में पूछा गया था। और फिर लेड की बात करें तो लेड का जो होता है वह 11.34 होता है। यहाँ फिर जो है आप मैग्नीशियम का देख सकते हैं। मैग्नीशियम का जो होता है वह 1.74 होता है। फिर सिल्वर का जो है 10.5 होता है। टिन का जो है 5.75 होता है। और जिंक का जो होता है वो 7.14 होता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि जो है यह एग्जाम के पॉइंट भी इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ माइल्ड स्टील के लिए पूछा गया था, तो माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वह 7.8 होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड, रबर, लेदर ईटीसी, यानी जो है कास्ट, रबर, चमड़ा आदि को रेतने के लिए उपयुक्त फाइल है। यानी जो है अगर हमको वुड, रबर और लेदर को अगर रेतना है तो वहाँ जो है हम किस प्रकार फाइल का प्रयोग करेंगे? क्या वहाँ बास्टर फाइल का प्रयोग करेंगे, या फिर डबल कट फाइल का, रास्प कट फाइल का, या फिर सिंगल कट फाइल का? तो देखिए, कास्ट, रबर और चमड़ा आदि को रेतने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वहाँ करते हैं रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अब रास्प कट फाइल का जो आकार होता है वह जो होता है किस प्रकार में होता है? अर्धगोल के आकार में होता है। और वही इसकी जो दांत का आकार होता है, जो इसमें टीथ कटे होते हैं, वह जो है ट्रायंगुलर के शेप में होते हैं। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यानी जो इसका शेप होता है जो है हाफ सर्कुलर होता है, अर्धगोल आकार के में होता है। और इसमें जो दांत कटे होते हैं वह जो है ट्रायंगुलर के शेप में कटे होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंच को M12 इंटू जो 1.25 में अभिहित किया गया है, तो 1.25 जो है अभिहित करता है, यानी जो है इसमें इसमें जो है एक पेंच में जो है, यानी एक थ्रेड में
M12 और 1 पॉइंट जो है 25 दर्शाया गया है। तो इसमें 1.25 क्या दर्शाता है? तो 1 पॉइंट और 1.25 जो दर्शाता है वह पिच ऑफ द थ्रेड यानी थ्रेड का जो है पिच को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेम नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। यानी कि कहा जा रहा है कि दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच में जो है अंतराल की जांच करते हैं, गैपिंग का जांच करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? मेटिंग पार्ट्स के बीच अंतराल को जांचने के लिए उपयुक्त यंत्र है। क्या वह रेडियस गेज है, फिलर गेज है, फिलेट गेज है या फिर ड्रिल गेज है? तो देखिए यहाँ क्लियर कर लीजिए। रेडियस गेज के लिए जो है रेडियस की जांच करने के लिए करते हैं, और फिलेट गेज जिसे रेडियस गेज ही कहा जाता है, यानी जो है रेडियस गेज का ही रूप है फिलेट गेज। और ड्रिल गेज का प्रयोग वहाँ करते हैं जब जो है ड्रिल का जो लिप एंगल को सही कोण में सेट करना हो, तो वहाँ जो है ड्रिल गेज का प्रयोग करते हैं। और जो गैप को जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं वह जो है फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो दो मेटिंग पाथ के बीच जो है क्लियरेंस को जांच करने के लिए वहाँ फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है फिलर गेज, जो कि सही है। अगला प्रश्न है एक छिद्र के विवर्धन एक एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड द फिनिशिंग ए होल इज नाउ एज। यानी जो है एक होल को हल्का सा इनलार्ज भी करना है और फिनिशिंग भी करना है, तो इसके लिए कौन सा टूल का प्रयोग करेंगे? क्या हम काउंटर बोरिंग का प्रयोग करेंगे, काउंटर सिंकिंग का करेंगे, रिमिंग का करेंगे या फिर स्पॉट फिनिशिंग का करेंगे? तो देखिए अगर हमको किसी होल को फिनिश भी करना है और हल्का सा इनलार्ज भी करना है, तो वहाँ जो प्रयोग करेंगे वहाँ रिमिंग टूल का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है रिमिंग टूल। तो ये जो है सही होगा। अगला है बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए क्या आता है? यानी द बॉल पिन हैमर इज जनरली यूज्ड फॉर, यानी जो है बॉल पेन हैमर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बॉल पेन का हैमर का प्रयोग जो है रिवेटिंग के लिए करते हैं, रिवेटिंग चिपिंग आदि के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किन निकालने वाला हैमर जिसे क्लॉ हैमर कहते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग जो है अधिकतर बढ़ई लोग करते हैं, यानी जो है कील वगैरह निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है द प्रोसेस ऑफ बेवेलिंग द इंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल इन नॉइज। यानी जो है एक ड्रिल होल को हल्का सा बेवेलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो है कुछ इस प्रकार से तिरछा बेवेलिंग कर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे काउंटर बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं या फिर रिमिंग कहते हैं या फिर स्पॉट फिशिंग कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं इसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं, कि जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ ए प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल। यानी कहा जा रहा है कि एक जो प्रवेदित क्षेत्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहता है? यानी जो है एक ड्रिल होल के आगे जो है अग्र भाग पे जो है यानी आगे वाले भाग पे बोल्ट हेड को स्थान देना है, तो उसके लिए जो सीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वह जो प्रक्रिया करते हैं बोल्ट हेड को स्थान देने के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्पॉट फेसिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। तो स्पॉट फेसिंग जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक ही औजार में प्रवेधन एवं काउंटर सिंकिंग के प्रयुक्त संचालन को क्या कहते हैं? द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद ऑन टूल इज नॉइज। यानी जो है एक ही टूल के द्वारा उससे ड्रिल भी किया जाता है और जो है काउंटर सिंकिंग भी किया जाता है। तो इसके लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? क्या जो सेंटर ड्रिल का, गैंग ड्रिलिंग का, या फिर सी में मिलता है रेडियल ड्रिलिंग, या फिर जो है काउंटर बोरिंग? तो किसका प्रयोग करेंगे? देखिए हमारा जो सेंटर ड्रिलिंग होता है कुछ इस प्रकार से इसका भाग होता है, यानी आगे वाला भाग जो है इस प्रकार से बेवलित होता है, ये वाला भाग जो है कटाई करता है और ये वाला भाग जो है क्या करता है वो बेवलिंग यानी जो है काउंटर सिंकिंग का काम करता है। तो ऑप्शन मिल जाता है, ए में मिल जाता है सेंटर ड्रिल। हाँ तो सेंटर ड्रिल के द्वारा जो है हम इसका कटिंग भी कर सकते हैं और साथ में जो है काउंटर सिंकिंग भी कर सकते हैं एक ही साथ में। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण कौन है? आपको बताना है ये एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल एब्रेसिव। तो नेचुरल एब्रेसिव हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या सिलिकॉन कार्बाइड होगा, टंगस्टन कार्बाइड होगा, कोरंडम होगा, या फिर जो है कैल्शियम कार्बाइड होगा? तो नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत जो हमारा आ जाता है कोरंडम आ जाता है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? एमरी आ जाएगा, एमरी के बाद जो है फिर आ जाता है वह
हीरा आ जाता है। तो ये जितने भी है, ये जितने भी एब्रेसिव है, या जो है नेचुरल एब्रेसिव है। और आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल के अंतर्गत जो है सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड आ जाता है। आर्टिफिशियल को यानी कि कृत्रिम एब्रेसिव के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस वेल्डर नोजल जो है डैश के बने होते हैं, यानी गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ। तो गैस वेल्डर का जो नोजल बनाता है वो किसका बनाता है? ब्रास, सॉरी माफ कीजिएगा, या जो है तांबा यानी कॉपर का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मृदु इस्पात का गलनांक कितना होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए माइल्ड स्टील इज, माइल्ड स्टील का जो गलनांक बिंदु होता है वह कितना होता है? वह जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, लेथ बेद सामान्यतः जो है डेस्क से बने होते हैं, यानी लेथ बेद आर यूजली मेड ऑफ, यानी जो लेथ का जो बेड बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? क्या माइल्ड स्टील से, कास्ट आयरन से, स्टेनलेस स्टील से, या फिर एल्यूमिनियम वाला से? तो देखिए लेथ का जो बेड बना होता है वह जो है कास्ट आयरन या जो है ढलवां लोहा से बना होता है, क्योंकि यह जो है हाई कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। तो इसके लिए जो है बेड जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण केंद्र डेड सेंटर व लेथ केंद्र के है जो डैश में स्थित है, यानी ए डेड सेंटर इज द लेथ सेंटर फिक्स्ड इन, यानी जो है डेड सेंटर जो है लेथ के जो है किस भाग में स्थित होता है? तो डेड सेंटर को जो हम लोग टेल स्टॉक में फिक्स करते हैं, यानी जो है टेल स्टॉक में फिक्स होता है। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है टेल स्टॉक। तो यह जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के लिए ग्रेडों की जो है संस्तुति की गई है, यानी द दिस आर ए ग्रेड ऑफ फाइल रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है फाइलों का ग्रेड दिया गया है, तो वो किस क्रम में होता है वो आपको पहचानना है। क्या वह रफ, सेकंड, कट, स्मूथ या डेड स्मूथ होता है? फिर बी मिलता है रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ या एंड डेड स्मूथ होता है। सी मिलता है बास्टर्ड, सेकंड, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। उसके बाद फिर डी में मिल जाता है आपको बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ। तो क्या होगा, यानी जो फाइल का जो सही क्रम होगा वह ऑप्शन बी में मिल जाता है, यानी कि पहले रफ, उसके बाद फिर बास्टर्ड, फिर सेकंड कट, उसके बाद फिर स्मूथ, उसके बाद फिर डेड स्मूथ, यानी जो कि बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचित्र का चयन करें, यानी सिलेक्टेड द पंच यूज्ड फॉर द मेकिंग विटनेस मार्क फ्रॉम द फ्लाविंग, यानी देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो विटनेस मार्किंग के लिए जिस पंच का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो देखिए हमारा जो पंच होता है वह टू टाइप से, प्रिक पंच, यानी प्रिक पंच जो है वह कितना होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है 60 डिग्री प्रिक पंच और दूसरा होता है 30 डिग्री प्रिक पंच। तो 30 डिग्री प्रिक पंच का ये बताने का मतलब है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री में जो है लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए जो है इसे क्लियर कर लेते हैं। 30 डिग्री का जो प्रिक पंच होता है यह डिवाइडर को स्थान देने के लिए करता है, और जो 60 डिग्री का प्रिक पंच होता है इससे विटनेस मार्किंग के लिए, यानी जो चिन्हों को जो है साक्षी करने के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है ए में मिल जाता है 60 डिग्री प्रिक पंच, जो इसका प्रयोग जो है विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं। और 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर आदि को स्थान देने के लिए करते हैं। और सेंटर पंच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ डी में दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया कि विटनेस मार्किंग के लिए जो 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। अगला है क्रॉस कट चीजल आर यूज्ड फॉर, यानी जो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो वहाँ जो है अगर हमें कोई कीवेज वगैरह काटना है तो वहाँ जो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है कटिंग कीवेज, यानी कीवेज को काटने के लिए जो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्साब्लेड फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग इज, यानी जो है थिन शीट को काटना है तो इस किसके लिए, इसके लिए जो है हम किस पिच वाले हेक्साब्लेड का चयन करेंगे? तो वहाँ 0.8 mm वाले हेक्साब्लेड का चयन करेंगे। अगर हमें कोई सॉलिड ब्रास वगैरह को काटना है तो उसके लिए जो है 1.8 mm वाले हेक्साब्लेड का चयन करेंगे। यहाँ पूछा गया ट्यूबिंग और जो है थिन शीट के लिए, तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वह 0.8 mm वाले हेक्साब्लेड का चयन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स
ऑफ ए, यानी ड्रिल चक को जो है मशीन स्पिंडल पर किसके द्वारा फिट किया जाता है? क्या आर्बर के द्वारा, ड्रिप के द्वारा, या फिर जो है नरली रिंग के द्वारा, या फिर जो है पिनियन एंड की के द्वारा? तो देखिए ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जो है ड्रिल को फिट करते हैं, वहां जो है हम लोग आर्बर के माध्यम से फिट करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है आर्बर, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ए ड्रिफ्ट डैश डैश के लिए जो है उपयुक्त होता है, यानी जो ए ड्रिफ्ट इज यूज फॉर, यानी जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? क्या रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने हेतु, या फिर बी मिल जाता है पंचिंग फॉर द लोकेटिंग ए ड्रिल बिट? क्या जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग जो है एक ड्रिल बिट को स्थानांतरण के लिए या फिर पंचिंग के लिए प्रयोग करते हैं? या फिर सी मिलता है कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल, क्या पतली धातु को काटने के लिए? और या फिर डी में मिल जाता है रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क, यानी जो है कार से टूटे हुए ड्रिल को निकालने के लिए। तो किसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है ए में मिल जाता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने हेतु, तो रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, यानी मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए जो हम ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोनों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है, यानी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द प्रिसीजन मेजरिंग ऑफ एंगल्स, यानी जो है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंगल का जो है सूक्ष्म मापन करना है, तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? क्या वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, माइक्रोमीटर का, या फिर जो है कॉम्बिनेशन सेट का? तो किसका प्रयोग करेंगे? तो कोनों को मापने के लिए जो है एकदम सूक्ष्म में मापने के लिए वहां जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स कौन है? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट इच, यानी जो है जनरल पर्पस के लिए जो है ड्रिल का जो है हेलिक्स एंगल रखते हैं वो कितना रखते हैं? तो देखिए इस ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल रखा जाता है वो तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक हार्ड मेटल के लिए, और एक जो है नॉर्मल मेटल के लिए, एक जो है सॉफ्ट मेटल के लिए। तो हार्ड मेटल के लिए जो ड्रिल का हेलिक्स एंगल रखते हैं वो कितना रखते हैं? 10 से 13 डिग्री रखते हैं, 10 से 13 डिग्री। और जो है नॉर्मल के लिए जो रखते हैं वह रखते हैं 16 से 30 डिग्री, 16 से 30 डिग्री। और जो है सॉफ्ट के लिए रखते हैं वह रखते हैं 35 से 35 से जो है 40 डिग्री रखते हैं। अगर ये हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट इस प्रकार से अगर नहीं दिया, अगर नॉर्मल जनरली पर्पस के लिए पूछ गया है, अगर जनरली पर्पस से पूछा जाए तो उसके लिए जो है हम लोग 27.5 डिग्री का रखते हैं, यानी 27.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, कभी हार्ड मेटल के लिए पूछ लेता है, कभी नॉर्मल मेटल के लिए, या फिर कभी जो है सॉफ्ट मेटल के लिए पूछ लेता है। तो ये चीजें बताना जरूरी था, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बी ब्लॉक में शामिल कौन क्या है, यानी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है? वह जो है 90 डिग्री होता है। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है 90 डिग्री, तो सही होगा। अगला प्रश्न है, आकार के अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नॉवेज, यानी जो है मान के चलिए ये कोई जीरो रेखा बेसिक लाइन है, या जो हमारा हायर लिमिट है, और यह जो है लोअर लिमिट है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे क्या कहा जाता है? तो क्या इसे जो है विचलन, यानी जो है डेविएशन कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है, फिट कहा जाता है, या इंटरफेरेंस कहा जाता है? तो देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी में मिल जाता है सहिष्णुता, जो कि बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या जो है कितनी है? नंबर ऑफ ए फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में जो है फंडामेंटल टॉलरेंस की संख्या कितना होता है? तो वह जो होता है 18 होता है, यानी जो 18 होता है। कैसे होता है? जो पहला होता है वह IT IT1, उसके बाद फिर होता है IT0, उसके बाद फिर होता है IT1, उसके बाद फिर होता है IT
2 और ऐसे करके जो होता है आपका IT 16 यानी IT 16 तक होता है। तो मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, आप समझेंगे। यानी IT 1 होता है, उसके बाद IT 0 होता है, उसके बाद फिर IT 1 IT 2 IT 3 ऐसे करके जो है IT 16 तक होता है। तो इस प्रकार से जो कुल जो फंडामेंटल टॉलरेंस होता है BI सिस्टम में वो जो होता है 18 होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र H के लिए न्यूनतम विचलन कितना है? तो इन ए होल बेसिक सिस्टम इन लोअर डेविएशन फॉर द होल, यानी जो होल बेसिक सिस्टम में जो है होल का जो न्यूनतम विचलन कितना होता है, यानी न्यूनतम विचलन बताना है। तो देखिए होल बेसिक सिस्टम में होल का न्यूनतम विचलन जो है स्थिर रखते हैं, यानी उसको जो है शून्य रखते हैं, और शाफ्ट बेसिक में जो है शाफ्ट का न्यूनतम विचलन शून्य रखते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्रेजिंग के लिए उपयुक्त पूरक पदार्थ है, यानी ब्रेजिंग के लिए जो उपयुक्त पूरक पदार्थ प्रयोग करते हैं क्या करते हैं, तो वहां जो है फ्रेश फ्रेश एलॉ विद द मेल्टिंग पॉइंट एबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो है ये नहीं 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है युक्त अलो मिश्र धातु, यानी जो है नॉन फेरस एलॉ विद द मेल्टिंग पॉइंट एवं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो है ब्रेजिंग की प्रक्रिया में जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वहाँ अलो मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, या बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है एक लेथ सेंटर का जो है शंख बिंदु क्या है, यानी जो द कोनिकल पॉइंट ऑफ ए लेथ सेंटर, लेथ सेंटर का जो सेंटर केंद्र बिंदु होता है वह कितना होता है, वह जो है 60 डिग्री रखते हैं लेफ्ट सेंटर का जो है सेंटर बिंदु, यानी जो है इसका जो है सेंटर केंद्र 60 डिग्री होता है, और स्पेशल पर्पस के लिए जो है इसे अधिक से अधिक कितना 75 डिग्री पे 75 डिग्री तक रखा जाता है। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शंकुवर्तन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेथ सेंटर है, यानी विच इज द लेथ सेंटर जनरली यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग, यानी जो टेपर टर्निंग के लिए लेथ सेंटर का प्रयोग करते हैं वो कौन सा लेथ सेंटर का प्रयोग करते हैं, क्या डेड सेंटर का, हाफ सेंटर का, बॉल सेंटर का, या फिर जो है सेल्फ ड्राइव सेंटर का। तो जो है टेपर टर्निंग के लिए जो लेथ सेंटर का उपयोग करते हैं वहाँ जो है बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन सी में मिल जाता है बॉल सेंटर, जो सही होगा। अगला प्रश्न है ले में बाह्य भी पैच उत्पन्न कराने हेतु उपयुक्त बिंदु कर्तन औजार है, यानी ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड टू करेक्ट जो है एक्सटर्नल भी थ्रेड लेथ, यानी कि लेथ में जो है भी थ्रेड जो है उत्पन्न करना है, तो उसके लिए जो है किस थी कटिंग टूल का प्रयोग करेंगे, तो वहां जो है चेजर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, चेजर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है छोटे शंकु कौन का उपयोग कर बड़े शंकुओं का वर्तन करने के लिए उपयुक्त शंकु वर्तन की विधि क्या है, यानी जो है बोला जा रहा है कि एक छोटे शंकु कौन के उपयोग कर बड़े शंकु का वर्तन करना है, यानी बड़े शंकु का जो है टर्निंग करना, उसके लिए उपयुक्त शंकुवर्तन का विधि क्या होना चाहिए, तो वहां जो है हम ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, यानी टेल स्टॉक का जो है टेल स्टॉक को जो अपसेट करके जो है हम छोटे शंकु कौन का उपयोग बड़े शंकुओं का वर्तन के लिए कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। ये क्वेश्चन काफी पीछे भी रिपीट हो चुका है, तो आप लोग को पता होगा। द प्रोसेस ऑफ ए रिलीफ ग्रुप, यानी जो है रिलीफ ग्रुप जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए जो है रिलीफ ग्रुप जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है सीट की मोटाई के शीघ्र मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है, यानी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द क्विक चेकिंग ऑफ द सीट थिकनेस, यानी जो है सीट थिकनेस को अगर जल्दीबाजी में चेक करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या फीलर गेज का, एफिलिएट गेज का, ड्रिल गेज का, या फिर वायर गेज का, तो वहां जो है मानक तार प्रमापी स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करेंगे अगर शीघ्रता से हमको जो है सीट की मोटाई को जो है मापना है तो। चलिए अगला प्रश्न है डैश करके ढलवां लोहे को टर्न किया जाता है, यानी जो ढलवां लोहे को जो टर्न किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, तो वहाँ जो है विदाउट कूलेंट का प्रयोग करके जो है ढलवां लोहे को टर्न कर सकते हैं, तो इसमें बिना शीतलक के शुष्कन करके, यानी जो है वहाँ सिंपली जो है ड्राई का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, तो इसमें कूलेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें फ्री ग्रेफाइट होता है, जो फ्री ग्रेफाइट हमारे जो है ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है,
तो इसमें जो है अन्य कूलेंट की जरूरत नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में बिंदु कौन है? द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल बिट इज, यानी जो है जनरल पर्पस के लिए हम ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल रखते हैं वो कितना रखते हैं? वो 118 डिग्री रखते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए यह अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, लोहे के निर्माण हेतु कौन सा अयस्क का उपयोग नहीं किया जाता? यानी जो है हमको लोहे का निर्माण करना है, इसके लिए किस अयस्क का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे? क्या बॉक्साइट का नहीं करेंगे, लिग्नाइट का नहीं करेंगे, हेमेटाइट का नहीं करेंगे, या फिर मैग्नेटाइट का नहीं करेंगे? तो जैसे कि बॉक्साइट का पता होगा, बॉक्साइट से हम जो एल्युमिनियम निकालते हैं, यानी जो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, तो यहाँ जो है बॉक्साइट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं करेंगे, तो बॉक्साइट का नहीं करेंगे। बाकी बाद लिग्नाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट से हम जो है लोहे का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बढ़ई के वाइस में उपयुक्त पेंच है, यानी द थ्रेड यूज्ड इन ए कारपेंटर वाइस, यानी कारपेंटर वाइस में जो किस प्रकार का जो है थ्रेड कटा होता है? तो वहाँ जो है क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड मिल जाता है में, सॉ टूथ थ्रेड या फिर ट्रोपोजेडियल बिट थ्रेड। तो देखिए कारपेंटर वाइस में जो थ्रेड का प्रयोग करते हुआ जो है सॉ टूथ पैच का प्रयोग करते हैं, नहीं जो है सॉ टूथ थ्रेड का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, जो कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्केंद्रित वर्तन के लिए असामाकृति डैश में रखा जाता है, यानी द इनरेगुलर शेप फॉर द इसेंट्रिक टर्निंग कैन बी होल्ड इन ए, यानी जो है एक अनियमित आकार के वर्कपीस को जो है किसमें रखते हैं? हाँ, ये कहा जाए कि अनियमित आकार के वर्कपीस को जो है किसमें रखते हैं, किसमें बांधते हैं? तो वह जो है फोरजा चक में बांधते हैं, यानी जो है ऑप्शन ए में मिल जाता है फोरजा चक, जो कि सही होगा। अगला है, एक धातु की प्रघात एवं प्रतिघात संघट सहने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी एबिलिटी ऑफ ए मेटल विथ स्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट, यानी शॉक और इम्पैक्ट को जो सहन करते हैं, उस मतलब उस गुण को क्या कहते हैं? तो उसे जो है टफनेस कहते हैं। और भंगुरता जो है कि इसमें अगर हैमरिंग करते हैं तो ये कई पार्टों में बिखर जाते हैं। और हार्डनेस जो होता है, अ, अगर हम कोई इसमें मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो यह हमारा जो है विरोध करता है। और डक्टिलिटी जो है जिसके द्वारा जो है पतले वायर के रूप में बनाए जाते हैं, यानी खींच के जो है तार के रूप में बनाए जाते हैं, या जो है डक्टिलिटी गुण के कारण हम लोग पतले वायर के रूप में बना सकते हैं मेटल को। अगला प्रश्न है, यदि छिद्र का आकार जो है इतना तथा शाफ्ट का आकार इतना, तो अधिकतम अंतराली निष्कासन है, यानी जो है मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा जा रहा है। तो हमारा जो मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर होता है वह होता है होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का जो है न्यूनतम साइज, यानी होल का अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज। आप इसे सिंपली अगर माइनस कर देंगे तो यह जो है आपका मैक्सिमम क्लियरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए होल का जो अधिकतम साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.021। अगर आप इसका जो बेसिक साइज है इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20.0.021 हो जाएगा। और जो शाफ्ट का जो न्यूनतम साइज हो जाएगा वह हो जाएगा 0.020। तो इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90.980 हो जाएगा। आप इसे सिंपली माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.041, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। यानी कि जो है मैक्सिमम क्लियरेंस में क्या करते हैं कि होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज को घटा देते हैं, तो वहाँ हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस प्राप्त होता है। और मिनिमम क्लियरेंस में जो क्या कहते हैं कि शाफ्ट का अधिकतम साइज और होल का न्यूनतम साइज अगर घटा देंगे तो वहाँ जो है मिनिमम क्लियरेंस प्राप्त होगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तन के दौरान कॉन्वेक्स फेस डैश के कारण होता है, यानी ए कॉन्वेक्स फेस इन टर्निंग इज कैसे ड्यू टू, यानी जो कि टर्निंग के दौरान अगर कॉन्वेक्स फेस जो प्राप्त होता है वो किसके लिए किस कारण से प्राप्त होता है? अगर हम वहाँ जो औजार का अनुचित क्लैंपन करेंगे तो उस जो हमारा सरफेस प्राप्त है वो कॉन्वेक्स फेस जो है वहाँ प्राप्त होगा। तो यानी जो है औजार का गलत तरीका से जो है क्लैंप करना ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला है, 28 प्लस माइनस 0.5 के रूप में अभी छिद्र के लिए सहिष्णुता यानी टॉलरेंस पूछा जा रहा है। तो टॉलरेंस जब माइनस प्लस में होता है तो वहाँ क्या करते हैं कि पावर को जो जितना छूट दिया जाता है उसे ऐड कर देते हैं। यहाँ तो 0.5 जो है क्या है, पॉजिटिव अलाउंस है, उसके बाद 0.05 जो है इतना टॉलरेंस अलाउंस नहीं टॉलरेंस दिया गया है। यानी जो है पॉजिटिव में 0.5 दिया गया और निगेटिव में जो है 0.5 दिया गया, इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा?
या हो जाएगा 1.0 जो कि 1 मिल जाता है, ऑप्शन बी में सही होगा। अगला प्रश्न है 30H7/G6 के रूप में जो है अभी एक फीट है, तो ये कौन सा फीट के अंतर्गत आ जाएगा, या जो है क्लियरेंस फीट के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है क्लियरेंस फीट। अगला है एक समकोण का त्रिकोण का आधार 10 तथा उसकी उच्च, तो ये मैथ का है, सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ हम लोग जो सिर्फ ओनली टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अगला है 300 mm की लंबाई में युक्त एक मानक हेक्सा ब्लेड में जो है 375 दांत है। ब्लेड का वर्गीकरण एक सेट का प्रकार क्या है, यानी जो है एक ब्लेड है जिसमें 300 mm की लंबाई में जो है 375 दांत है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हेक्सा ब्लेड को जो इस दांत का गणना करते हैं वह 10 mm में प्रतिथों की संख्या को निकालते हैं। तो 300 mm दिया गया है, तो 300 mm को जो है 10 से भाग देंगे, पर 10 सेंटीमीटर निकालेंगे 30 आ जाएगा। 375 दांत है, अब पर 10 सेंटीमीटर यानी जो है 30 में, तो इससे जब आप सिंपली जो है अगर कट करेंगे तो यह 12 पॉइंट कुछ आसपास में आएगा। तो 12 पॉइंट जो है 12 दांत जो है हमारा कहाँ था, फाइन फाइन वेब सेट में आता है, यानी सूक्ष्म तरल सेट में, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए मैं जो है स्पेशल वीडियो एक बनाऊंगा। तो अगर आपको जो प्रश्न में दिक्कत है आप जो है नंबर सहित जो है उसे कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है फास्फोरस कांस के एक कार्य की कर्तन हेतु उच्च गति स्टील ड्रिल का इतना डाया जो दिया गया है, गति की सेटिंग आरपीएम का पता लगाएं। एच एस एस के साथ जो है फॉस्फर कांस के लिए अपेक्षित अधिकतम कर्तन गति 35 mm पर जो 35 मीटर पर मिनट दिया गया है, यानी जो आरपीएम का पता लगाना है। तो आरपीएम को जो है निकालने के लिए एक सिंपली जो है फार्मूला होता है, वह क्या होता है कि आरपीएम बराबर क्या होता है, लिख देते हैं। आरपीएम बराबर जो होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000, और बटन में जो होता है पाई डी होता है। अब जब आप इस सिंपली इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपका आंसर जो है कुछ 464 के समथिंग आएगा, जो कि लगभग में यहाँ 400 मिल जाता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 डिग्री के बिंदु कोण के साथ यदि चीजल का अनियति कोण 39.5 डिग्री है, तो उसका जो है परिष्करण कोण क्या होगा, यानी इंग्लिश देख लेते हैं। व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल if the angle of a inclination of the chisel with point angle 60 डिग्री is 39.5 डिग्री। अब देखिए चीजों को अच्छे से समझिएगा। देखिए यह हमारा कोई कटिंग टूल है, और इस वाले भाग को क्या रेक एंगल कहा जाता है, और यहाँ यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ जो सी से इसे क्लियरेंस एंगल, और यहाँ जो है यह जो है इंक्लेशन एंगल कहलाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो चीजल का जो पॉइंट एंगल है वह 60 डिग्री दिया गया है, और इंक्लेशन एंगल जो है 39 पॉइंट जो है 5 डिग्री दिया गया है, यानी जो है इंक्लेशन एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल दिया गया है वह जो दिया गया है 39.5 डिग्री दिया गया है। तो वही पूछ रहे हैं कि क्लियरेंस एंगल जो है कितना होगा अगर हमारा पॉइंट एंगल इतना और इंक्लेशन एंगल इतना है, तो क्लियरेंस एंगल कितना होगा। तो देखिए हमारा जो पॉइंट एंगल होता है यह 60 डिग्री का होता है, और ये जो इंक्लेशन एंगल होता है ये यहाँ से लेकर देखिए आधे से लेकर जो है यहाँ तक इंक्लेशन एंगल कहलाता है। तो यहाँ तो अगर 60 डिग्री यह है और यहाँ आधा से लिया गया है, तो इसका मतलब आधा या कितना होगा 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री अगर ये होगा तो जो बाकी बच गया कितना 9.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो 39.5 डिग्री है, यहाँ बाकी जो बच गया 9.5 डिग्री, तो अगर इसमें माइनस कर देंगे ये 30 में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो क्लियरेंस एंगल बच जाएगा, सिंपल है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है 9.5 डिग्री। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसका जो है अच्छे से मैं जो है एक वीडियो जो है प्रोवाइड आप लोग को करवा दूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो। अगला प्रश्न है एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल 100 विभाजन मुख्य स्केल के x विभाजन में लेते हैं, यदि वर्नियर स्केल का अल्पतमांक जो है 0.01 mm है, तो इसमें x का मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, इन ए वर्नियर कैलिपर 100 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल occupies x द जो है डिवीजन mm ऑफ द मेन स्केल
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। यानी जो है वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट को जो है लिस्ट काउंट इतना है, और जो वर्नियर स्केल का मान दिया गया है या 100 विभाजन मुख्य स्केल है, एक्स विभाजन लेते हुए यदि वर्नियर स्केल का अल्पतमान इतना हो तो इसमें एक्स का मान क्या है, यानी एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग पता है कि अगर हम लोग एक्स के जगह पे 99 रखेंगे, यानी जो है 99 MHD बराबर कितना हो जाएगा, 99 MHD बराबर 100 VHD, 100 VHD। या MHD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, और VHD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब तब 99 MHD बराबर 100 VHD, तो इसलिए एक एक MHD बराबर कितना हो जाएगा, एक VHD बराबर कितना हो जाएगा, 99 बटा 100। अगर आप इसे सिंपली जब वन माइनस और सिंपली जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 0.01 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। 99 रखने पे जो अगर एक्स का वैल्यू, आप सिंपली एक्स का वैल्यू 99 रख दीजिए, आपका लिस्ट काउंट इतना आ जाएगा, जो कि 99 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक छड़ के व्यास को मापने हेतु मीट्रिक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर की रेंज इतना है, इतना है। बाहर बैरल ग्रेजुएशन जो 16.5 दर्शाया था, बैरल डेटम लाइन के मिलते हुए थिम्बल ग्रेजुएशन लाइन में 28 दर्शाएगा। छड़ का व्यास क्या होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है इसका सोल्यूशन अच्छे से करा दिया था, तो चलिए अभी भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ए मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125 mm, यानी जो है एक मैक्रोमीटर है जिसका जीरो रीडिंग, यानी जो रेंज जो है कितना है, 0 से लेकर 125 mm तक है। यानी इसका तब जीरो रीडिंग क्या हो जाएगा, इसका जीरो रीडिंग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा। यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ रॉड, यानी एक रॉड का जो है डायमीटर फाइंड आउट करना है। बैरल ग्रेजुएशन शो 16.5 है, बैरल का जो ग्रेजुएशन लाइन शो कर रहा है वो कितना कर रहा है, वह कर रहा है 16.5 कर रहा है, ठीक है। एंड द थिम्बल ग्रेजुएशन लाइन विद द बैरल डेटम लाइन इज 28, व्हाट इज द डायमीटर। यानी जो है ग्रेजुएशन लाइन विद द बैरल का जो डेटम लाइन जो है 28वां भाग जो है मैच कर रहा है, यानी 28वां भाग जो है दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो 28 को अगर हम इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm, तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.28 आ जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 8 और ये 5 2 7, और यह कितना हो जाएगा 16.78 हमारा जो है रीडिंग निकल के आ रहा है। और हमारा जो जो है जीरो रीडिंग है वह कितना 100 है। तो सिंपली 100 को जब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 116.78, यानी जो है ऑप्शन डी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक छिद्र का आकार इतना था, शाफ्ट का आकार इतना, तो न्यूनतम व्यतिकरण क्या होगा। अब देखिए इसमें जो है न्यूनतम व्यतिकरण बताना है। तो न्यूनतम व्यतिकरण बराबर होता है मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट का जो है मिनिमम लिमिट, और होल का जो है अधिकतम लिमिट। नहीं, इसका जो होता है मिनिमम मिनिमम जो है साइज ऑफ शाफ्ट, और जो है मैक्सिमम साइज ऑफ होल हो जाएगा। तो यहाँ होल का जो मैक्सिमम साइज हो जाएगा, वह मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 0.021 यहाँ दिया गया है। और जो है फिर शाफ्ट का जो मिनिमम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 0.022। हाँ आप यहाँ देखिए, जो क्या छिद्र का जो अधिकतम साइज कितना है, 0.021, और फिर जो है शाफ्ट का न्यूनतम साइज कितना है, 0.022। तो सिंपली जो है इसमें इसको माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 0.001 mm, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। बी जो है सही होगा। तो याद रखेंगे, यानी छिद्र का जो है अधिकतम साइज और जो है शाफ्ट का जो है न्यूनतम साइज न्यूनतम व्यतिकरण कहलाता है। तो इस फॉर्मूले पर आप रख के जो है निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेथ में कार्य डालते वक्त केंद्र में एक पिप का रह जाना किसके कारण होता है। यानी जो है व्हील फेसिंग ए जॉब लेथ ए पिप लेफ्ट इन द सेंटर इज जो है केस्ट ड्यू टू। यानी जो है लेथ में जब हम कार वर्क पीस को डालते हैं करते हैं, वर्क पीस डालते वक्त जो है केंद्र में एक पिप रह जाता है, वह किसके कारण रह जाता है, वह जो है औजार का जो है अनुचित क्लैंपन के कारण रह जाता है। ऑप्शन ए में मिल जाता है औजार का अनुचित क्लैंपन, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, औजार में केंद्र में न होने के कारण जो जब हम फेसिंग करते हैं तो उस टाइम जो है पिप बन जाता है, यानी औजार को जो है केंद्र में न होने के कारण, यानी जो ये ऑप्शन इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पृथक्कन औजारों में उपलब्ध अधिकतम पार्श्व उच्चायन कौन है? यानी द मैक्सिमम साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइड ऑन द पार्टिंग टूल्स, यानी पार्टिंग टूल्स के लिए जो है मैक्सिमम रिलीफ एंगल प्रोवाइड करवाते हैं, वो कितना करवाते हैं? तो वह हो जाता है 2 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न मैथ का है, सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं पीडीएफ में आपको जो है इसका आंसर सहित जो है पीडीएफ में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्तन कोर में कर्तन बिंदु के अग्र फलक एवं जो है कार्य पृष्ठ के प्रासामान्य 90 डिग्री के बीच में कौन को कहते हैं? एंगल बिटवीन द टॉप फेस कटिंग पॉइंट एंड द नॉर्मल टू द वर्क सरफेस इन द कटिंग एज, यानी जो कटिंग एज और वर्क सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? तो मान के चलिए ये हमारा कोई जो है, ये जो है हमारा कोई कटिंग टूल है, यानी वर्क सरफेस इसके और ये जो 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यानी इसके बीच के जो है कौन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, इसे रेक कौन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेक कौन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। पीछे भी क्लियर कर चुके हैं। यदि एक आइसोमेट्रिक पेज का मुख्य व्यास जो है 6 mm तथा पिच जो है 1 mm है, तो संस्तृप्त टेप ड्रिल साइज क्या है? ये टीडीएस बराबर पूछा है, तो जब टीडीएस बराबर पूछा गया है तो इसमें से आप सिंपली जो है पिच को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 6 mm डायमीटर में पिच को माइनस कर दीजिए तो 5 निकल के आता है, जो कि सही होगा। यदि मृदु इस्पात की कर्तन गति 20 mm है और इसका जो है 5 20 mm के ड्रिल बीट के लिए अपेक्षित घूर्णन गति क्या है? तो आरपीएम बताना है, तो आरपीएम बराबर तो पहले पीछे हो चुका है। फॉर्मूला आरपीएम बराबर जो होता है आपका क्या होता है? वह होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई डी, पाई डी होता है। तो आप जब सिंपली इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपका जो है आंसर निकल के वह जो है आ जाएगा। आंसर कुछ जो है 318 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है 320, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, टू विल रब अगेंस्ट द वर्क सरफेस एंड द कटिंग फोर्स इंक्रीज व्हेन, यानी जो है औजार कार्य कार्य पृष्ठों से रगड़ेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा जब। देखिए अगर हम जो है क्लियरेंस कौन जो है अगर कम दे दें तो उस टाइम क्या होगा? हमारा औजार जो है कार्य यानी जो वर्क पीस जो है यानी वर्क पृष्ठों से रगड़ेगा तथा कर्तन बल जो है इंक्रीज होगा, यानी कब? जब हम जो है निष्कासन कौन कम रखेंगे, यानी क्लियरेंस एंगल कम रखेंगे, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, ढलुआ लोहे की मशीनिंग के लिए अपेक्षित रेक कौन कितना होता है? यानी जो है द द रेक एंगल रिक्वायर्ड फॉर द मशीनिंग कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन के लिए रेक कौन कितना रखते हैं? तो वहाँ जो है 0 डिग्री रखते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कौन डैश निर्धारित करती है? यानी जो है ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कौन कौन निर्धारित करता है? तो वह हमारा जो होता है रेक एंगल होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द टेल स्टॉक अपसेट इन mm for the job details given below using tail stock upset method for taper turning big diameter 36 mm, small diameter 32 mm, length taper 1 to 5 mm, tail length of the L 250 mm, यानी जो है आपको अपसेट जो है टेल स्टॉक अपसेट मेथड से जो है इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो टेपर टर्निंग जो है उसका जो टेपर टर्निंग का जो फॉर्मूला आता है वह क्या होता है? डी माइनस डी 2L इंटू एल। यहाँ जो जो छोटी एल जो रिप्रेजेंटेड यानी जो दर्शाता है, या जो है जॉब का जॉब की जो है टेपर लंबाई को, और बड़ी एल जो दर्शाता है वह जो है जॉब की संपूर्ण लंबाई को। तो देखिए बड़ी डाया यानी जो बड़ी डी दिया गया है, कितना दिया गया है? 36 दिया गया है, और फिर जो छोटी डी दिया गया है ये कितना दिया गया है? यह जो है 32 दिया गया है, और जो है नीचे में जो है टेपर की लंबाई जो दिया है, टेपर जॉब की कितना दिया है? इंटू 2 में होगा, गुना 2 में 125,
और जो संपूर्ण जॉब की लंबाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, 250। तो 250 या कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 125 गुना 2 हो जाएगा 250, यानी ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ सिंपली कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो इस फार्मूले का आप याद रखेंगे, इसके द्वारा जो है आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक मेट्रिक पेज में पिच व्यास पर पेज की मोटाई कितनी होती है? इन ए मेट्रिक थ्रेड व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द थ्रेड एट पिच डायमीटर। यानी जो है मेट्रिक थ्रेड में जो है पिच व्यास में पेज की मोटाई कितनी होती है, तो पिच का आधा होता है, यानी जो है पिच का कितना होता है, आधा होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, 25H7/P6 के रूप में अभिवाहित एक फीट है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ट्रांजेक्शन फीट के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है, ट्रांजेक्शन फीट। अगला है, मैथ का है, तो हाँ, कक्ष ताप में जो है प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, तो देखिए, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटिन्यूअस। तो प्लेन कार्बन स्टील में जो होता है फेराइट एवं सीमेंटाइट, फेराइट एवं पेरलाइट, पेरलाइट एवं सीमेंटाइट, यानी कि जो है उपयुक्त तीनों होता है, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपली यहाँ जो मैथ का मिल जाता है इसे फाइंड आउट कर लेंगे, सबका जो है आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। इन सब का भी जो है आप लोग आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैथ का भी डिस्कशन करने लगेंगे तो फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस सबको जो है निकाल लेंगे और इसका नहीं तो आंसर मिल जाएगा। और इसका जो जितने भी मैथ और वर्कशॉप कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का जो है अलग डिस्कशन मैं एक बार करा दूंगा, तो इसके लिए जो है बिल्कुल आपको सोचने वाली बात नहीं है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है और सबका डिस्कशन जो है करते इन सबको जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और नहीं तो जो यहाँ इसका सीरीज स्टार्ट है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसका जो है कराया जा रहा है और कराया भी जाएगा आगे। तो आपको वीडियो जो है हर रोज लगभग मिलता रहेगा, वो अलग बात है कि बीच बीच में कभी गेपिंग हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो है हर रोज जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।